यहां पर तीन चीजें हैं, ठीक है। ये हमारा इंटरनेट है, डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए हमने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। ये क्लाइंट ब्राउजर है, ठीक है। ये हमारा जो है वेब सर्वर है, और ये हमारा डेटाबेस है। पवन बेटा आप क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये 3 टियर आर्किटेक्चर पे डिपेंड है। तो 3 टियर आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है यहां पर। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? क्लाइंट ब्राउजर। सेकंड पोजीशन पे कौन है? आपका वेब सर्वर। और इसके थर्ड पोजीशन पे कौन है? डेटाबेस। यहां पर 3 लेयर है, और ये सारी की सारी लेयर जो है वो काम करती है किसके? इंटरनेट के बेस्ड पर, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोई क्लाइंट को कोई डेटा एक्सेस करना है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट सेंड करेगा। किसके? वाया इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के थ्रू जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो रिक्वेस्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? वेब सर्वर। और इस रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा किसको? डेटाबेस को, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को वापस इसको सेंड करने के लिए, उस डेटा को कॉल करने के लिए ये वेब सर्वर इस डेटाबेस को कॉल करेगा, इससे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब जो डेटा आपको रिक्वायर है, जो एक्सेस करना है, ठीक है, वो डेटा अगर यहां पर फाइंड हो जाता है तो ये डेटाबेस रेस्पॉन्स करेगा किसको? वेब सर्वर को। अब वेब सर्वर के पास में वो डेटा अवेलेबल हो गया है तो वो इसको सेंड करेगा इंटरनेट को, और इंटरनेट किसको सेंड करेगा? क्लाइंट ब्राउजर को। किसको सेंड करेगा? क्लाइंट ब्राउजर को। और ये जब डेटा सेंड करेगा वो किसके साथ में? HTML फाइल के साथ, HTML फॉर्मेट के साथ में। पवन बेटा क्लियर हुआ? ये जो आपको डायग्राम डिस्प्ले नहीं हो रहा था उसी को मैंने यहां पर रिकंस्ट्रक्ट किया है। एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखिए आप। ओके, क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। यस सर, क्लियर, ओके। हमारे साथ में भानु वर्मा भी जुड़े हुए हैं। भानु बेटा आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। भानु बेटा आपको क्लियर है? देखो बेटा, हम लो लेवल लैंग्वेज का यूज करके आपको सारी चीजें समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो हम इसकी दोबारा क्लास लेके भी आपको क्लियरिफिकेशन कर देंगे। डाउट लेके आपको नहीं जाना है। भानु आप अवेलेबल हैं? ओके, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ जेएसपी में ही बात कर रहे हैं। जेएसपी पेज इन ए वे, जस्ट अनदर वे टू राइट ए सर्वलेट। जेएसपी पेज एक वे है। एक किस तरीके का वे है? आप जिस तरीके से आप सर्वलेट में कोई प्रोग्राम है वो राइट करते हैं, उसी तरीके से कोई प्रोग्राम जब राइट करना होता है वो जेएसपी में राइट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? विदाउट हैविंग टू बी ए जावा प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सर्वलेट टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको जावा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कोर जावा के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोर जावा के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं? बहुत जावा में एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी आप कोई जेएसपी पेज क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी आर्किटेक्चर है, एक्सेप्ट फॉर द ट्रांसलेशन फेज। यानी एक ट्रांसलेशन फेज को छोड़ने के बाद ए जेएसपी पेज इज हैंडल एग्जैक्टली लाइक ए रेगुलर सर्वलेट। अगर हम बात करें कि यहां पर जेएसपी में एक और चीज होती है, ट्रांसलेशन फेज। यानी कहीं ना कहीं हम
सेपरेट चीजों को डेवलप कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या करनी पड़ती है, ट्रांसलेशन मेथड का, ट्रांसलेशन फेज का यूज करना पड़ता है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो जेएसपी पेज को एग्जैक्टली हैंडल किया जाता है जिस तरीके से रेगुलर सर्वलेट पेज को हैंडल किया जाता है। सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से आप सर्वलेट पेज को हैंडल करते हैं उसी तरीके से आप जेएसपी पेज को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, किसको छोड़ के, ट्रांसलेशन फेज को छोड़ के, क्योंकि ट्रांसलेशन फेज में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, मोर फंक्शनलिटी यूज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाउ दैट वी सो ए बिग पिक्चर इन जेएसपी आर्किटेक्चर सेक्शंस, लेट्स dive a more deeper and understand how a JSP file is treated in container and what phase it passes through। तो अभी जो आपको प्रीवियस डायग्राम बताया गया है उस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से एक यूजर जो है, एक यूजर है, सिंपल ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, ये प्रोसेस से ही आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यूजर कोई भी यूजर है, ठीक है, वो एक ब्राउजर यूज कर रहा है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है आपका, ठीक है, तो उस ब्राउजर से वो इंटरनेट का यूज करके, किसका यूज करके, इंटरनेट का यूज करके एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा और ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, एक्सेप्ट करेगा, कौन करेगा, वेब सर्वर, वेब सर्वर एक्सेप्ट करेगा और ये वेब सर्वर किसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, डेटाबेस को, क्या करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए। जिस तरीके से ये प्रोसेस गई है उसी तरीके से ये प्रोसेस वापस आती है। डेटाबेस से रेस्पॉन्स आएगा किसको, वेब सर्वर को, वेब सर्वर जो रिक्वेस्ट इसने ली है इसका रेस्पॉन्स करेगा थ्रू द इंटरनेट, किसके थ्रू द इंटरनेट, किसको, वेब ब्राउजर को। और जब वेब ब्राउजर को बात करेंगे तो जो भी डेटा यूज किया जाएगा वो कैसे फॉर्मेट में, HTML टैग्स का यूज करके, HTML फाइल से हमारा डेटा हमें फाइंड होगा। क्लियर है बेटा इतना? नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी। लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी का मतलब हो गया है कि किस तरीके से हम एक सिंपल जावा सर्वर पेज को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किस तरीके से ये एक जावा सर्वर पेज क्रिएट होता है और लास्ट में फाइनली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं द जेएसपी पेज फॉलो दीज फेजेस, बहुत सारे फेजेस। तो यहां पर आपसे पूछ सकता है कि जावा सर्वर पेज का लाइफ साइकिल कितने फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी पेजेस, जेएसपी पेजेस को ट्रांसलेट करना। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाइलेशन ऑफ जेएसपी पेज, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अभी आपको फेजेस बता रहे हैं, नेम बता रहे हैं केवल। ठीक है, कंपाइलेशन यानी जो भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करने के बाद में उसको कंपाइल करना पड़ेगा, एक जगह उसको ऐड करना पड़ेगा। दूसरा क्लास लोडिंग, क्लास लोडिंग का मतलब है क्लास लोडर फाइल का यूज करके जो भी कोड हमें लोड करना है वो हम उसमें लोड कर देंगे। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरेटेड सर्वलेट इज क्रिएटेड, यानी जो भी आपने पेज बनाया है उस सर्वलेट से रिलेटेड आपको एक ऑब्जेक्ट क्या करना है, जनरेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है द कंटेनर इन्वोक्स जेएसपी इनिट, इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। इनिशियलाइजेशन करने के लिए इनिशियलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास लोडिंग के लिए क्लास लोडर का यूज करेंगे और सबसे पहले ट्रांसलेशन कंपाइलेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा जो होगा वो होगा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, हमने अभी आपको कहा है कि कोई भी यूजर को अगर डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो रिक्वेस्ट सेंड होगी किसके थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड के थ्रू। किसके थ्रू, अंडरस्कोर सर्विस मेथड के थ्रू। तो यहां पर जब क्वेरी की बात आती है तो बेटा कि ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से किस तरीके से क्वेरी पूछी जा सकती है, तो यहां पर आपसे पूछ सकता है कि आप जब जेएसपी पेज के मल्टीपल टाइप के फेजेस यूज करते हैं तो उसमें इनिशियलाइजेशन करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे 4 ऑप्शन होंगे,
उनमें से एक ऑप्शन होगा आपका जेएसपी इनिट मेथड। कौन सा मेथड होगा? जेएसपी इनिट मेथड। अगर आपको रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए आपसे पूछ ले कि रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो आप मेथड यूज करते हैं अंडरस्कोर जेएसपी मेथड। कौन सा मेथड? अंडरस्कोर सर्विस जेएसपी मेथड। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रॉय। लास्ट में हम क्या करेंगे? जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, एक बार हमें जो भी डेटा मिल गया है, अब मुझे डेटा नहीं चाहिए, तो वो वेबसाइट हमें क्या करनी है? क्लोज करनी है, वेब एप्लीकेशन क्लोज करनी। यानी हमें थ्रू द इंटरनेट जो हमने लिंक ऐड किया है, उस लिंक को हमें क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फाइनल में डिस्ट्रॉय करेंगे। और डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास से कौन सा मेथड यूज करते हैं? डिस्ट्रॉय करने के लिए आप मेथड यूज करते हैं जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड। जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसी से आपकी क्वेरी भी बनती है। क्वेरी क्या है? जेएसपी इनिट मेथड, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड और जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड, ये क्या है? लाइफ साइकिल के मेथड है। किसके मेथड है? लाइफ साइकिल के। किसकी लाइफ साइकिल? जेएसपी, जावा सर्वर पेज की लाइफ साइकिल के मेथड है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि कौन कौन से मेथड जो है वो जावा लाइफ साइकिल में यूज किए जाते हैं, तो पहला कौन सा है? जेएसपी इनिशियलाइजेशन के लिए जेएसपी इनिट मेथड, और किसके लिए? रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड, और डिस्ट्रॉय करने के लिए जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड का यूज किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब ये ऑप्शन में अगर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तो डी ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन से मेथड, विच मेथड्स आर यूज्ड इन जेएसपी लाइफ साइकिल, और ऑप्शन ए दे दे जेएसपी इनिट मेथड, ऑप्शन बी दे दे आपका जेएसपी अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड, और तीसरा ऑप्शन दे दे जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड, और चौथा ऑप्शन दे दे आपको ऑल ऑफ द अबव, तो सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे। इतना क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम जेएसपी पेज इन ट्रांसलेटेड इनटू सर्वलेट। सबसे पहले जेएसपी पेज को हम ट्रांसलेट करते हैं सर्वलेट में बाय द हेल्प ऑफ जेएसपी ट्रांसलेटर। अब जब हम बात कर रहे हैं सर्वलेट में हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी कुल मिला के हम वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो सर्वलेट में है। ठीक है, बात वहीं आ जाती है, बट यहां पर जेएसपी एडवांस फीचर्स के साथ में है। तो हम बात करने वाले हैं यहां पर एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम। अभी डायग्राम दिखाएंगे आपको। जेएसपी पेज इज ट्रांसलेटेड इनटू सर्वलेट। जो भी जेएसपी पेज है वो किसमें कन्वर्ट होता है? आपका सर्वलेट में, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। किसकी हेल्प से? ट्रांसलेटर की हेल्प से। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जो जेएसपी ट्रांसलेटर है, ये किसका पार्ट है? वेब सर्वर का पार्ट है, और यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। आपसे क्वेरी हो सकती है कि जो जेएसपी ट्रांसलेटर का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं? जेएसपी ट्रांसलेटर का। वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपका वेब सर्वर का। किसका पार्ट है? वेब सर्वर का। ठीक है, तो वेब सर्वर विच इज रेस्पॉन्सिबल। अब ये रेस्पॉन्सिबल, ये जो ट्रांसलेटर है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेटिंग द जेएसपी पेज इनटू सर्वलेट। यानी अगर मेरे पास में कोई एक जेएसपी पेज है, ये मान लेते हैं मेरा एक जेएसपी पेज है, इसको मुझे क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। किसमें? सर्वलेट में। तो मुझे एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो ट्रांसलेटर है वो किसका पार्ट है? आपका वेब सर्वर का। किसका पार्ट है? वेब सर्वर का। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं जेएसपी ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं? जेएसपी ट्रांसलेटर। तो आपसे क्वेरी हो सकती है कि जेएसपी पेज को ट्रांसलेट करने के लिए, सर्वलेट में ट्रांसलेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यानी जेएसपी पेज को अगर आपको सर्वलेट में ट्रांसलेट करना है तो वहां पर जेएसपी ट्रांसलेटर का यूज करना होगा। और सबसे पहला ही फेज हमारा क्या था? ट्रांसलेशन। समझ में आया नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम फिर से क्लियर नहीं आ रहा है शायद। थोड़ा सा आपको
एक बार उधर थोड़ा सा मोबाइल का लाइट वगैरह आप कर सकते हैं तो। देखिए बेटा, आपके पास में एक डायग्राम है, बट आपके शायद क्लियर नहीं आ रहा है। आपको जो पीपीटी, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें शायद ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा डायग्राम को डिस्कस करने के लिए कि हमारे पास में एक वेब सर्वर होता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास में एक वेब सर्वर है। मैं थोड़ा सा आपको तो डायग्राम के थ्रू थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है, इतना क्लियर आ रहा है थोड़ा। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी कोई यूजर होगा उसके पास एक कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर होगा तो वो थ्रू द इंटरनेट क्या करेगा? वेब ब्राउजर का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? वेब ब्राउजर का यूज करेगा। अब इसके पास में एक जेएसपी पेज है। ठीक है, तो जो जेएसपी पेज है वो किसमें डॉट एक्सटेंशन होगा? किसका? डॉट जेएसपी। एक जेएसपी पेज फाइल है तो वो डॉट जेएसपी फाइल के नाम से होगी। अब इसको क्या करेगा? सर्वलेट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सर्वलेट में कन्वर्ट करना है। तो किसका यूज करना पड़ेगा? जेएसपी ट्रांसलेटर का। अब जब हमारा डॉट जावा फाइल क्रिएट हो गई है, सर्वलेट फाइल क्रिएट हो गई है, सर्वलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट जावा फाइल। क्या होता है? डॉट जावा फाइल। एक बार आपका सर्वलेट क्रिएट हो गया है तो हम उसको क्या करेंगे? कंपाइल मेथड में जाएंगे, यानी उसको कंपाइलेशन करेंगे। कंपाइलेशन करने के बाद जो भी कोड होगा वो हमारा क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये डॉट क्लास फाइल किसके पास जाएगा? जावा रन टाइम एनवायरमेंट के पास में। किसके पास जाएगा? जावा रन टाइम एनवायरमेंट के पास में, यानी JRE के पास में जाएगा। ठीक है, अब JRE को क्या मिलेगा? जावा से, जावा रन टाइम एनवायरमेंट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे सर्वलेट ऑब्जेक्ट। जावा रन टाइम एनवायरमेंट से एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी और उस ऑब्जेक्ट फाइल को हम बोलेंगे सर्वलेट ऑब्जेक्ट फाइल। और ऑब्जेक्ट फाइल से हमारा जो भी डेटा है वो कहां पर बफर हो जाएगा? डायनामिक कंटेंट में। ठीक है, और डायनामिक कंटेंट से जो भी डेटा हमें मिलेगा वो कॉल होगा किसको? यूजर। इतना क्लियर है बेटा? एक बार जो मैंने बोला है उस स्टेप को आप समझ सकते हैं। वहां पर कंटेंट लिखा हुआ है पूरी तरह से, अगर डायग्राम नहीं दिख रहा है आपको। पवन, जो भी लोग अगर अभी जुड़े हुए हैं, 4 लोग जुड़े हुए हैं, आप रेस्पॉन्स करें एक बार बेटा। नेक्स्ट टाइम इनके डायग्राम के फॉर्मेट चेंज करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी में, जावा सर्वर पेज में। ए जेएसपी लाइफ साइकिल इज डिफाइंड एज द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टिल टू डिस्ट्रक्शन। यानी जावा जेएसपी लाइफ साइकिल की बात हम करते हैं। जेएसपी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो कहां से शुरू होता है? क्रिएशन से शुरू होता है और कहां तक चलता है आपका? डिस्ट्रक्शन तक चलता है। ठीक है, यानी एक बार आपको क्या करना पड़ेगा? जेएसपी पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उस जेएसपी पेज से लेकर हम लास्ट फाइनल जब तक हमें डेटा नहीं मिल जाता तब तक उस लाइफ साइकिल में चलते रहना।
क्लियर हुआ? तो यहां पर क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है कि जावा लाइफ साइकिल जो है कहां से कौन से फेज तक कंप्लीट होती है? तो आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है आपका कहां से? क्रिएशन से लेके डिस्ट्रक्शन तक, डिस्ट्रॉय मेथड तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज सिमिलर टू ए सर्वलेट लाइफ साइकिल। अब हम बात करते हैं, तो ये जो सर्वलेट टेक्नोलॉजी का ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये ठीक उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से हमारा सर्वलेट लाइफ साइकिल काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में अब ठीक उसी तरीके से काम करेगी, तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जेएसपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो भैया इसका जवाब यह है कि इसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स भी ऐड किए गए हैं। इसमें क्या है, जेएसपी में एडिशनल स्टेप ऐड किए गए हैं विच इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल एज जेएसपी इनटू सर्वलेट। हमें यहां पर एक एडिशनल स्टेप यूज की गई है जो कंपाइल करता है, रिक्वायर्ड होती है हमें कंपाइल करने के लिए, किसको? जेएसपी को सर्वलेट में, यानी आप ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया था कि ट्रांसलेशन फेज को छोड़कर बाकी सारी की सारी प्रोसेस किसकी होती है? सर्वलेट की होती है। ठीक है, द 4 मेजर फेजेस ऑफ ए जेएसपी लाइफ साइकिल आर वेरी सिमिलर टू द सर्वलेट लाइफ साइकिल। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे फेज हैं जो सिमिलर हैं, किसके? आपके सर्वलेट के। ठीक है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं आपके, पहला कंपाइलेशन फेज, दूसरा इनिशियलाइजेशन फेज, तीसरा आपका एग्जीक्यूशन फेज और चौथा आपका क्लीन अप फेज। यानी ये 4 जो फेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके? सर्वलेट के। किसके पार्ट है? सर्वलेट के पार्ट है। और ये चारों के चारों फेज, ये 4 फेज जो हैं वो यूज होते हैं किसमें? आपके जेएसपी में भी होते हैं और सर्वलेट में भी होते हैं। किसमें होते हैं? सेम वैसे ही काम करते हैं। कंपाइलेशन फेज वैसे ही काम करेगा जैसे सर्वलेट में काम करता है, इनिशियलाइजेशन फेज वैसे ही काम करेगा जैसे आपका सर्वलेट में काम करता है, एग्जीक्यूशन फेज भी वैसे ही काम करेगा। यानी कुल मिला के हम बात करें कि हमने हमारे मल्टीपल फेजेस को मेजर फेजेस में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपसे यहां से क्वेरी बने, आपसे अगर नंबर ऑफ फेजेस पूछे, हाउ मेनी फेजेस आर यूज mainly यूज इन जावा लाइफ साइकिल, जावा सर्वर पेज लाइफ साइकिल, तो आपको ये 4 फेजेस आपको बताने। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से फेजेस हैं, कंपाइलेशन फेज, इनिशियलाइजेशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज, क्लीन अप फेज। ठीक है, यानी हमने जो प्रीवियस में फेजेस पढ़े हैं उनको 4 फेजेस में हमने कन्वर्ट कर लिया है। इस तरीके से आप एक डायग्राम देख सकते हैं। यहां पर इस डायग्राम में आपको सबसे पहले बात हम कर रहे हैं, ये डायग्राम साइड डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। ठीक है, इस डायग्राम में सबसे पहला जो फेज है वो हम बात कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन फेज का। कौन सा फेज कर रहे हैं? इनिशियलाइजेशन फेज। ये मैंने अभी गोला किया है, ये कौन सा फेज है? इनिशियलाइजेशन फेज। इसको मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन फेज के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है? अगर डायग्राम नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, मेथड यूज करता हूं जेएसपी इनिट मेथड। कौन सा मेथड यूज करता हूं? जेएसपी इनिट मेथड। ठीक है, अगर एक बार मेरा जो भी जेएसपी पेज है वो इनिशियलाइज हो गया है तो अब मैं किस में जाऊंगा? मैन लॉजिक में। तो यहां पर जो सेकंड मैंने राउंड किया है इसको बोलते हैं मैन लॉजिक। क्या बोलते हैं? मैन लॉजिक। अब मैन लॉजिक में क्या क्या होता है? मैन लॉजिक में 2 चीजें कंप्लीट होती है। मैन लॉजिक में 2 चीजें कौन सी कंप्लीट होती है? आपको मैंने बताया था कि आपको प्रोसेस करने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? जेएसपी सर्विस। तो यहां पर प्रोसेसिंग आप जब करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग आप जब करते हैं तो वहां पर अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अंडरस्कोर जेएसपी, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड का यूज करते हैं। यह आपका अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब आपको कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल में जाएगा। ये भी किसका पार्ट है? मैन लॉजिक का ही पार्ट है।
तो मैन लॉजिक के पास में एक प्रोसेस और होती है, वो कौन सी होती है? रिक्वेस्ट सेंड करने की। तो इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद उसको क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अब जब रेस्पॉन्स हो गया है, मेरा मैन लॉजिक मुझे मिल गया है, तो मेरा लास्ट फेज होगा आपका शटडाउन फेज। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, शटडाउन फेज में। और शटडाउन फेज का मतलब डिस्ट्रॉय फेज, डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए। तो यहां पर मैं कौन सा यूज करूंगा? मेथड यूज करूंगा जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड। कौन सा मेथड यूज करूंगा? जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड, लास्ट स्टेप में इसको कंप्लीट करने के लिए। इतना क्लियर है? एक बार बता दीजिए बेटा, जो भी ऑनलाइन है, अभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार बता दीजिए कि आपका कंप्लीट है या नहीं है। पवन, यस सर। अजय जी, पवन, ओके ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जावा लाइफ साइकिल, जावा सर्वर पेज की लाइफ साइकिल में। पहला फेज हमारा है कंपाइलेशन फेज। ठीक है, कंपाइलेशन फेज में क्या होता है? व्हेन ए ब्राउजर आस्क फॉर ए जेएसपी, जब कोई ब्राउजर है वो किसी जेएसपी पेज के लिए कुछ पूछता है, कुछ रिक्वेस्ट देता है, ठीक है ना, द जेएसपी इंजन फर्स्ट चेक टू सी वेदर इट नीड्स टू कंपाइल द पेज। यानी सबसे पहले जब हम किसी ब्राउजर की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी यूजर है, उसको क्लाइंट ब्राउजर आप कह सकते हैं। जब हम ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं जेएसपी पेज के लिए, तो सबसे पहले जो जेएसपी इंजन होता है, कौन होता है? जेएसपी इंजन। ये सबसे पहले क्या करेगा? चेक करेगा, देखेगा कि इसको क्या नीड है, किस पेज को कंपाइल करने की नीड है, कौन सी रिक्वेस्ट है जिसको इसको हमें देना है। ठीक है, सबसे पहले वो चेक करेगा। ठीक है, इफ द पेज हैज नेवर बीन कंपाइल्ड, अगर वो पेज कंपाइल्ड नहीं है, वहां पर अवेलेबल नहीं है, और इफ द जेएसपी हैज बीन मॉडिफाइड, और हमने जेएसपी पेज को भी क्या कर दिया है? मॉडिफाई कर दिया है, चेंजेज कर दिया है, तब क्या होगा? सिंस इट वाज लास्ट कंपाइल्ड, तो वह किसको करेगा? लास्ट कंपाइल्ड मेथड को यूज कर लेगा। ठीक है, जो भी लास्ट टाइम जो पेज था, हमने जो भी मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, उसके पहले जो पेज था, लास्ट पेज जो था, वो पेज कंपाइल करके दे देगा। द जेएसपी इंजन कंपाइल्स द पेज, तो जेएसपी इंजन उस पेज को कंपाइल कर देगा जो पेज लास्ट में एडिट किया गया है। लास्ट टाइम जो पेज अपडेट हुआ है, उस पेज को क्या कर देगा? कंपाइल कर देगा। समझ में आ गई? ठीक है, तो आपसे यहां पर क्वेरी कैसी हो सकती है? अगर कोई पेज है, ब्राउजर से हमने उसको रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट भेजने के बाद पहली बार में ही जेएसपी क्या कर लेता है? उसको चेक कर लेता है कि जो पेज की रिक्वेस्ट आई है, वो क्या पेज हमारा ऑलरेडी कंपाइल्ड है या नहीं है। अगर ऑलरेडी कंपाइल्ड नहीं है, तो जो लास्ट टाइम जो कंपाइल्ड पेज हुआ है, उसी को वो क्या कर देगा? जेएसपी इंजन अवेलेबल करवा देगा। ठीक है, कंपाइल कर देगा। नेक्स्ट हम बात करें, द कंपाइलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, कि यहां पर आपसे क्वेरी हो सकती है कि कितने स्टेप्स में कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। यानी आपका एक जेएसपी पेज है, उसका आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, कंपाइलेशन फेज कंप्लीट करना है। तो कंपाइलेशन फेज भी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप पार्सिंग द जेएसपी, दूसरा स्टेप टर्निंग द जेएसपी इनटू सर्वलेट। टर्निंग द जेएसपी इनटू सर्वलेट का मतलब क्या होता है? आपने जेएसपी पेज को क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया है। किसके थ्रू? जेएसपी ट्रांसलेटर के थ्रू। और अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था
कि जो जेएसपी ट्रांसलेटर है ये पार्ट है किसका, वेब सर्वर का। किसका पार्ट है, वेब सर्वर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है कंपाइलिंग द सर्वलेट। और जब एक बार ट्रांसलेट हो गया है तो उसी पेज को ये क्या कर लेगा, कंपाइल कर लेगा। अब कंपाइल कौन सा, सर्वलेट पेज। ठीक है तो यहां पर ये 3 स्टेप्स हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करता है। ठीक है, जब हमारा एग्जाम्पल हम आपको देंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से पार्सिंग होती है, किस तरीके से टर्निंग होती है, किस तरीके से कंपाइलेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा जो फेज है वो है हमारा जेएसपी इनिशियलाइजेशन फेज। कौन सा फेज है, जेएसपी इनिशियलाइजेशन फेज। एक बार जब हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो हमें उस पेज को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं उसको लोड करवाना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन ए कंटेनर लोड ए जेएसपी, जब हम बात करते हैं हमारा जो कंटेनर है वो किसको लोड कर लेता है, जेएसपी को लोड कर लेता है। व्हेन ए कंटेनर लोड से जेएसपी इट इन्वोक, तो इन्वोक कर देगा किसके थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू इन्वोक करेगा, अभी आपको लास्ट टाइम बताया है, जेएसपी इनिट मेथड के थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही एबीसीडी में आपके एबीसीडी ऑप्शंस में आएंगे। क्लियर है कि कौन सा मेथड यूज किया गया है इनिशियलाइजेशन मेथड के लिए। यहां पर ये पूरा मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा सब कुछ आपको पढ़ना है। यहां पर मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। तो अगर इनिशियलाइजेशन, अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो केवल इतना ही लिखा है, इंट्रोडक्शन टू जीएसपी। आपको केवल इंट्रोडक्शन पार्ट के फॉर्मेट में इसको रीड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि जेएसपी इनिशियलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, जेएसपी इनिट मेथड। कौन सा मेथड होगा, जेएसपी इनिट मेथड। बिफोर सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट सर्विस करने से पहले हमें उस रिक्वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और हमने इनिशियलाइज करने के लिए क्या यूज किया है, जेएसपी इनिट मेथड यूज किया है। इफ यू नीड टू परफॉर्म जेएसपी स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन, ओवरराइड द जेएसपी इनिट मेथड। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेसिफिक जेएसपी पेज को इनिशियलाइज करना है तो आपको उसके लिए ओवरराइड कर सकते हैं। और ओवरराइड के लिए हमारे पास में होता है वही मेथड, जेएसपी मेथड। बार बार उसको कॉल कर सकते, ओवरराइड कर सकते, दोबारा से कॉल कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू क्या है, हमारे पास में अब थोड़ा कोडिंग पार्ट आएगा तो उसको धीरे धीरे आप समझें। आपने यहां पर एक पब्लिक वॉइड मेथड, वॉइड मेथड में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, जेएसपी इनिट मेथड। पब्लिक वॉइड हमारा एक मेथड यूज कर रहे हैं और उसमें किसी कोड को, कोई भी जो भी कोड हम इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं वो कोड आपका इसमें होगा, इनिशियलाइजेशन कोड। यानी आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा, अगर डायग्राम आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा है, एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड जेएसपी इनिट मेथड। कौन सा मेथड, इनिट मेथड। अब इस मेथड को आपको ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। जो भी कोड है, जो भी कोड आप राइट कर रहे हैं, ठीक है जो भी आप कोड राइट करेंगे, ठीक है, वो कोड आपका यहां राइट किया जाएगा। उस कोड को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन कोड, यानी किस कोड को हम इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एक आप जनरल सिंटैक्स कह सकते हैं इसको, और यही ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा एडवांस लेवल का अगर क्वेश्चन पुटअप होता है, अगर नॉर्मल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पुटअप होगा तो इनिशियलाइजेशन से आपसे पूछ लेगा कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो आप जेएसपी इनिट मेथड यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। बट अगर उसका सिंटैक्स पूछ ले और 4 ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है, एक ऑप्शन मान लेता हूं कि यहां पर अंडरस्कोर लगा दिया, समझ में आया नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये अंडरस्कोर लगा दिया तो ये ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाएगा। कुछ एरर दे दिया, यहां पर मान लेते हैं कि अंडरस्कोर भी नहीं लगाया, जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं किया,
अधूरा कोड लिख देगा। क्लियर है इतना? ठीक है। बट आपको अगर एग्जैक्ट आंसर देखना है तो एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको पास यहां पर क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज भी होगा। इतना क्लियर है पवन बेटा? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जहां से मैं बता रहा हूं वो 100% क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना इस बात का। जो जो मैंने बताए हैं वहां से जिस टाइप का क्वेश्चन है वो उस टाइप का क्वेश्चन आपके बनेगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टिपिकली इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड ओनली वंस, एक बार ही इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है। एंड एज विद द सर्वलेट इनिट मेथड, कौन सा मेथड? इनिट मेथड का यूज करके। यू जनरली इनिशियलाइज डेटाबेस कनेक्शंस। आप इसके अलावा और क्या इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं? डेटाबेस कनेक्शंस के लिए, कोई फाइल ओपन करनी है उसके लिए। ठीक है। क्रिएट लुकअप टेबल्स, जो भी टेबल्स आपकी बना रखी है उसको लुकअप करने के लिए आप वहां पर जेएसपी इनिट मेथड का यूज कर सकते हैं। समझ में आया नहीं? ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जेएसपी एग्जीक्यूशन मेथड। पहला कंपाइलेशन हो गया, दूसरा इनिशियलाइजेशन मेथड हो गया, और तीसरा फेज जो है वो कौन सा है? आपका जेएसपी एग्जीक्यूशन फेज। दिस फेज ऑफ द जेएसपी लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट ऑल इंटरेक्शन विथ रिक्वेस्ट अंटिल द जेएसपी इज डिस्ट्रॉयड। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जो हमारा एग्जीक्यूशन का फेज है वो कब तक चलेगा, कब तक रन होगा? तो आपका ये जब तक आपका जेएसपी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक ये फेज रनिंग कंडीशन में होता है। एग्जीक्यूशन करना यानी जब तक कंप्लीट आपका एग्जीक्यूट कोई भी प्रोग्राम है वो कंप्लीट कंपाइलेशन होके इनिशियलाइज होके एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक वो आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हेन एवर ए ब्राउजर रिक्वेस्ट ए जेएसपी, जब कोई भी ब्राउजर है वो किसी जेएसपी को रिक्वेस्ट करता है, द पेज हैज बीन लोडेड, तो वो पेज क्या होता है? लोड होता है एंड इनिशियलाइज, और उस पेज का जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? इनिशियलाइज हो जाएगा। द जेएसपी इंजन इनवोक्स, तो जब हम बात कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन की और जब एग्जीक्यूशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग की, तब हमारे पास में जो जेएसपी इंजन है ये कौन से मेथड को इन्वोक करेगा? ये करेगा आपका अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड। समझ में आया नहीं है? पहले जब इनिशियलाइजेशन करने के लिए बात कर रहे हैं तो जेएसपी इनिट मेथड का यूज कर रहे हैं, बट अगर प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग कंप्लीट कब होगी? जब हमारा जेएसपी एग्जीक्यूशन फेज चलेगा, कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। यानी जब कोई ब्राउजर है वो किसी जेएसपी पेज को रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो पेज क्या होगा? लोड होगा, और पेज लोड होगा तो उसका जो भी कंटेंट होगा वो एक इनिशियलाइजेशन मेथड में चला जाएगा। इनिशियलाइज एक बार इनिशियलाइज हो गया तो वो जो रिक्वेस्ट है उसका कोई ना कोई एक रेस्पॉन्स आएगा। तो जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है उसका एक प्रोसेसिंग होगी एग्जीक्यूशन मेथड में ही, एग्जीक्यूशन फेज में ही। तो उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए वो जो सर्विस हमें मिली है वो किससे मिली है? यानी जेएसपी इंजन ने किसको इन्वोक किया है? जेएसपी सर्विस मेथड को, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड को। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं जहां द अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड टैग्स एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स। यानी कुल मिला के बात यह है कि भैया आप जब जेएसपी सर्वलेट सर्विस मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया? किसी जेएसपी सर्विस एग्जीक्यूशन मेथड के लिए कॉल किया है तो उसके पास में दो चीजें होती है। पहला क्या होता है? एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। ये जो सर्विस मेथड है उस एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि भैया ये जो पेज है कौन सा? जेएसपी पेज, इसको क्या है? नीड है किसको? यूजर को। तो भैया अवेलेबल करवा दो। एक बार लोड हो गया, इनिशियलाइज हो गया, अब मुझे क्या करवाना है? उसको लोड करवाना है। तो
एग्जीक्यूशन में डालना है तो एग्जीक्यूशन कब होगा, जब हम कॉल करेंगे किसको, जेएसपी सर्विस मेथड को, अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड को। और इसके पास दो चीजें होती हैं, पहला एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और दूसरा एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स। अगर मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, जैसे मान लेते हैं आपने किसी को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो आपको उसका कोई ना कोई एक रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट सेंड किया है तो उसका कोई ना कोई एक रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हम पैरामीटर में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, पैरामीटर में यूज करते हैं, ठीक है। किस में यूज करते हैं, पैरामीटर में। एक बार आपको सारा सब कुछ, ये डायग्राम अगर ठीक से नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूं, कोड राइट करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कॉल करना होगा किसको, void underscore JSP, ठीक है। किसको, सर्विस को, सर्विस मेथड को। सर्विस मेथड को कॉल किया। अब सर्विस मेथड में आपको पैरामीटर पास करना है। क्या करना है, पैरामीटर पास करना है, ठीक है। तो पैरामीटर पास करना है तो हमारे पास में दो पैरामीटर अवेलेबल होते हैं। पहला